हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 अर्नेस्ट हुटिन के बारे में। और ये भी थ्योरीज ऑफ क्राइम का ही पार्ट है। ये अर्नेस्ट हुटिन के बारे में हम या तो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज के अंदर पढ़ते हैं या फिर पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर। ठीक है। और ये मेनली सारा पॉजिटिविस्ट स्कूल के अंदर ही आता है। ठीक है। ये सारा पॉजिटिव स्कूल के अंदर ही आता है। पॉजिटिव स्कूल के अंदर फर्दर डिविजन्स होते हैं, बायोलॉजिकल स्कूल, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। ठीक है। ये सारा सिर्फ फिर आ जाता है पॉजिटिव स्कूल के अंदर। तो अर्नेस्ट हुटिन भी जो है पॉजिटिव स्कूल का ही पार्ट है। उसके अंदर भी हम एंथ्रोपोलॉजिकल जो थ्योरीज होती हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो अर्नेस्ट हुटिन जो टाइम पीरियड रहा उनका 1887 से 1954 तक का उनका टाइम पीरियड रहा। तो आज हम पूरा जो लेक्चर है अर्नेस्ट हुटिन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इतना ज्यादा नहीं पूछा गया है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी इसके कुछ क्वेश्चंस हमें यूजीसी नेट में देखने को मिले हैं। और साथ के साथ अगर आप DSSB वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आप सिलेबस देखेंगे तो अर्नेस्ट हुटिन का मेंशन है। तो इसीलिए इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारा आज मैं इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियोस मेरी इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो आप प्लीज इस चैनल के वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अर्नेस्ट हुटिन का जो जन्म हुआ वो हुआ 1887 से 1954 में। कब हुआ? नवंबर 20 1887। कहां पर हुआ? क्लीमेंसविले, विस्कॉन्सिन। ठीक है। इनका पूरा नाम अगर पूछा जाए कहीं पर तो अर्नेस्ट अल्बर्ट हुटिन है इनका नाम। ही वॉज अ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो सोशल साइंटिस्ट होते हैं जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के ओरिजिन, डेवलपमेंट और बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उनके पास से रिलेटेड कि कैसे उनका ओरिजिन हुआ, कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, वो हो जाते हैं हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ही वॉज अ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वहां पर उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एज अ प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी उन्होंने वहां पर पढ़ाया। अगर मैं इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इन्होंने PhD करी 1911 में। और इनका जो थीसिस का टाइटल था वो था द प्री हेलेनिस्टिक स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लिटरेरी आर्ट एट रोम। ये इनके PhD थीसिस का टाइटल था। और उसके बाद 1912 में उन्होंने डिप्लोमा भी किया एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है। तो ये इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी। उसके बाद इनका डेथ हुआ 1954 में कैम्ब्रिज में, मैसेच्यूसेट्स। ठीक है। तो ये इनका एक थोड़ा सा इनके लाइफ हिस्ट्री और इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने जो मेजर वर्क किए हैं क्रिमिनोलॉजी को रिलेट करते हुए उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, तो हुटन का जो वर्क था क्रिमिनोलॉजी से रिलेट उन्होंने जो किया चीजें वो काफी फेमस हुआ। सो ह्यूटन ने क्रिमिनोलॉजी में भी काफी कंट्रीब्यूशन दिया। उनका काम था रेशियल क्लासिफिकेशन के ऊपर, और उन्होंने रेशियल क्लासिफिकेशन को ही क्रिमिनल बिहेवियर में अप्लाई किया। और फिर उसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि अगर इस तरीके के रेस के लोगों में इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो इस तरीके का क्रिमिनल बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है। या फिर ऐसा भी बोला कि अगर इस तरीके के आपको फीचर्स, बॉडी के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है, तो मोस्टली चांसेस हैं कि जो पर्सन है वो क्रिमिनल बिहेवियर में इंडल्ज होगा या नहीं होगा। वो सारी चीजें उन्होंने अपने जो फेमस उन्होंने वर्क किया है क्रिमिनोलॉजी में वहां पर उन्होंने बताया। हुटन भी जो है वो सपोर्टर रहे हैं सीजर लोम्ब्रोसो की जो बॉर्न थ्योरी थी ना, एटाविज्म वाली। ठीक है। उसको काफी सपोर्ट करते हैं हुटन। ठीक है। तो हुटन का मानना था, जैसे हमने पढ़ा था एटाविज्म के बारे में, या जो लोम्ब्रोसो की जो बॉर्न क्रिमिनल की थ्योरी है, जो क्या कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो बाय बर्थ ही उसके अंदर ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे जीन्स होते हैं जिसकी वजह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो पर्सन क्रिमिनल होगा या नहीं होगा। उसके बॉडी के फीचर्स ऐसे होते हैं कि हम उससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये पर्सन क्रिमिनल बिहेवियर में इंडल्ज होगा या नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई थी उसमें कि वो इवोल्यूशनरी थ्रोबैक थे, मतलब उनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। जैसे कि हमारे अर्ली मैन हुआ करते थे, निंडरथेल मैन हुआ करते थे, उनकी तरह ही दिखने में है वो।
उनका कभी इवोल्यूशन हो ही नहीं पाया, वो इंफीरियर दिखते हैं। जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो नॉन क्रिमिनल होते हैं, उनसे वो इंफीरियर दिखते हैं। जेनेटिक थ्रोबैक जिसे हम उन्होंने टर्म दिया था। ठीक है, तो ह्यूटन का भी यही मानना था कि सीजर लोम्ब्रोसो की जो थ्योरी थी बॉर्न क्रिमिनल वाली, उसको ह्यूटन ने सपोर्ट किया। तो उन्होंने जितना भी रिसर्च किया ना ह्यूटन ने, उन्होंने लोम्ब्रोसो की ये एटाविज्म वाली थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ही सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए। और उन्होंने ये सजेस्ट किया जो क्रिमिनल्स हैं दे हैव इंफीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर टू पीपल हु डू नॉट कमिट क्राइम। जो लोग क्राइम नहीं करते हैं उनके कंपैरिजन में जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इंफीरियर होते हैं। और ह्यूटन ने जो रिसर्च करी वो बहुत सारे लोगों को अपना सैंपल बनाया। अराउंड 17,000 लोग थे उसमें, जिसमें से 14,000 जो है वो प्रिजनर्स थे। ठीक है, तो इतना बड़ा उनका सैंपल साइज था और उसके ही बेसिस पर उन पर उन्होंने रिसर्च कंडक्ट करी और उसके बेसिस पर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो क्रिमिनल्स हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इंफीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब इस बेसिस पर उनको ना क्रिटिसाइज भी किया उन्होंने। काफी सारे लोगों ने ह्यूटन के जो उन्होंने रिसर्च करी उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि काफी सारे आपको मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम भी आजकल रिसर्च करते हैं तो हमारा एक मेथोडोलॉजी का पार्ट होता है जिसमें हमें सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपना सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, किस तरीके का सैंपल कलेक्ट करेंगे, और हमें रिसर्च एथिक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो और ये सारी चीजें हम किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड करता है, हमारे रिसर्च के टाइटल पर डिपेंड करता है। तो अलग ऐसा नहीं कि हम सभी रिसर्चेस पर सेम मेथोडोलॉजी लगाएंगे या सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमारे टाइटल होता है, उसके जो हमने हाइपोथेसिस बना रखी होती है उसके बेसिस पर हम चीजों को चेंज करते रहते हैं। तो ह्यूटन ने भी जो अपना रिसर्च किया उसमें भी कुछ मेथोडोलॉजी लगाई होगी, लेकिन लोगों ने काफी उनके मेथोडोलॉजी में फ्लॉज निकाले। जैसे कि लोम्ब्रोसो का जैसे उन्होंने लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाई आप इनहेरिटेड ट्रेड्स को और इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है उसको क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने बोला कि जो ये सारा प्रोसीजर होता है, ये जो बॉडी के फीचर्स होते हैं, सब इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं, तो जो पर्सन को हम इन्वायरमेंटली हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो जो कैरेक्टरिस्टिक इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से आ रहे हैं, आप उसको अलग क्यों नहीं कर रहे हैं। सेम जो गड़बड़ है वो हुटन्स ने भी करी, ऐसा लोगों ने कहा। उन्होंने बोला कि जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं और जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं उनसे कंफ्यूज हो गए। अब जैसे कि टैटू, अब इन्होंने बोला कि जो क्रिमिनल्स होते हैं जनरली क्रिमिनल्स के बॉडी पर आपको टैटू देखने को मिलेगा। अब टैटू जो है वो इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है। ठीक है, अगर आप मतलब जैसे भी पर्सन बर्थ लेता है उस टाइम पर उसके बॉडी में वो टैटू नहीं होता, तो इन्वायरमेंटल से इन्फ्लुएंस होकर ही वो टैटू बनाता है अपनी बॉडी में। ठीक है, अब वो इनहेरिटेड ट्रेट तो रहा नहीं, तो इसकी वजह से काफी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आप इनहेरिटेड ट्रेट्स को और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उससे इन्फ्लुएंस होकर जो चीजें कर रहा है पर्सन, उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो और सबको मिक्स कर रहे हो। ठीक है, ये पहला उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया। दूसरा क्रिटिसिज्म जो देखने को मिला वो ये था कि जो उन्होंने इतने सारे जो लोग लिए, उन्होंने बोला कि भाई आप अलग अलग तरीके के सैंपल ले रहे हो। जो भी प्रिजनर्स आपने लिए फॉर द स्टडी, वहां पर आपको वाइड वैरायटी ऑफ पीपल देखने को मिला। कोई फायर फाइटर्स थे, कोई सनबेदर्स हैं, कोई हॉस्पिटल आउट पेशेंट्स हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब आप अलग अलग लोग लेते हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका नेचर, उनका एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस सब कुछ अलग होता है। दो सेम तरीके की चीजों को ही आप कंपेयर कर सकते हैं ना। उन्होंने क्या किया, जो अलग अलग कैटेगरी के लोग थे जिनका एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी अलग हो सकता था और उनके आसपास रहने वाले लोग अलग हो सकते हैं, मतलब और भी काफी सारे फैक्टर्स थे जो चीजों को चेंज कर सकते थे। तो उन्होंने वाइड, और उनका वर्क ऑक्यूपेशन जो है वो भी काफी अलग था। तो इस वजह से जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो उससे रिजल्ट गलत आने के चांसेस रह सकते हैं। तो इसीलिए इस बेसिस पर भी हुटन को क्रिटिसाइज किया गया। तो ये दो मेन क्रिटिसिज्म हमें हुटन के क्लासिफिकेशन में देखने को मिले। नेक्स्ट जो हुटन है, उन्होंने बॉडी शेप और फिजिक के बेसिस पर, जिसे हम सोमैटोटाइप भी कहते हैं, उसके बेसिस पर यह भी डिटरमाइन किया कि किस तरीके के लोग जिनकी बॉडी टाइप इस तरीके की है वो किस तरीके का क्राइम कमिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया जो टॉल स्लेंडर मैन होते हैं, टॉल और स्लेंडर मतलब जो पतले लोग होते हैं, लंबे और पतले लोग वो जनरली किस तरीके के क्राइम करते हैं, मर्डर एंड रॉबरी करते हैं। टॉल, मीडियम,
हैवी मैन ये किस तरीके के क्राइम करते हैं, फॉर्जरी करते हैं। फॉर्जरी इज बेसिकली चीटिंग, डॉक्यूमेंट्स में आप क्या कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, दैट इज फोर्जरी। और टॉल एंड हैवी मैन, अगर जिनका बॉडी फिजिक होता है, टॉल होते हैं और हैवी होते हैं, वो जनरली फर्स्ट डिग्री मर्डर करते हैं। देखो अपने इंडिया में फर्स्ट डिग्री मर्डर जैसा कुछ नहीं होता है, बट जैसे कनाडा वगैरह में अगर आप जाएं तो फर्स्ट डिग्री मर्डर और सेकंड डिग्री मर्डर इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। तो फर्स्ट डिग्री मर्डर वो होता है जहां पर आप इंटेंशनली किसी पर्सन को मार रहे हैं, ठीक है, और वो प्रीमेडिएटेड होता है। प्रीमेडिएटेड मतलब आपने पहले से ही प्लान कर रखे है कि आपको इस पर्सन को मारना है, ठीक है। तो ये पहले चीज क्या इंटेंशनल होती है, एंड सेकंड थिंग ये क्या होता है कि आपने पहले से ही प्लान कर रखा है कि आपको इस पर्सन को मारना है, दैट इज फर्स्ट डिग्री मर्डर। तो उसमें जो आपको पनिशमेंट मिलता है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। सेकंड होता है सेकंड डिग्री मर्डर। सेकंड डिग्री मर्डर वो होता है जो इंटेंशनल होता है, लेकिन हम वहां पर क्या करते हैं, उसमें प्लान्ड नहीं होता, वो प्री प्लान्ड नहीं होता, हीट ऑफ द मोमेंट पे, मतलब उस वक्त आपको गुस्सा है, आपने उसको मार दिया, ठीक है, तो वो हीट ऑफ द मोमेंट पर वहां पर वो क्राइम हो जाता है, लेकिन वहां पर आपने प्री प्लानिंग नहीं करी होती कि आपको इस तरीके से इस पर्सन को मारना है। तो जो टॉल हैवी मैन होते हैं वो फर्स्ट डिग्री मर्डर करते हैं जनरली। उसके बाद आ जाता है मीडियम हाइट होती है जिनकी, और वो हैवी बॉडी बिल्ट होता है जिनका, वो जनरली एंटी सोशल बिहेवियर में रहते हैं। अब एंटी सोशल बिहेवियर क्या होता है, जो कि किसी सोसाइटी के नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन से मैच नहीं करते हैं ऐसे बिहेवियर। और ये मैटर नहीं करता कि फिर वो लॉ में क्राइम है या नहीं है, बट अगर उस सोसाइटी उस चीज को मतलब बुरा मानती है तो वो एंटी सोशल बिहेवियर में काउंट होगा। उसके बाद जो शॉर्ट हाइट लोग होते हैं, शॉर्ट हाइटेड होते हैं, और स्लेंडर मतलब पतले लोग होते हैं, वो जनरली बर्गलरी और लार्सेनी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बर्गलरी आप सबको पता है, लार्सेनी होता है कि जब आप पर्सनल बिलोंगिंग्स का चोरी करते हैं, दैट इज आपका लार्सेनी। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट एंड मीडियम हैवी बिल्ड जिनका होता है, वो आर्सन में वो पार्टिसिपेट करते हैं जनरली। आर्सन में आर्सन होता है कि जब आप प्रॉपर्टी बिल्डिंग्स में इंटेंशनली आग लगा देते हैं, दैट इज आर्सन, ठीक है। तो आपने काफी बार जब ये दंगे होते हुए देखे होंगे तो आपने देखा ना कि इंटेंशनली लोग बसों में आग लगा देते हैं, गाड़ियों में आग लगा देते हैं, बिल्डिंग में आग लगा देते हैं। तो ये सारा क्या होता है, आर्सन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है शॉर्ट हैवी मैन, अगर जिनका इस तरीके का बॉडी बिल्ड रहता है वो जनरली क्या करते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस होता है, जैसे कि पर्सन जो है, ये जो बॉडी बिल्ड का जो मैंने आपको टाइपोलॉजी बचपन से ही उस पर्सन का डिसाइडेड होता है कि भाई ये पर्सन जो है ऐसा बनेगा, टॉल स्लेंडर होगा या टॉल मीडियम होगा या टॉल हैवी होगा, यहाँ पर पहले से डिसाइडेड है, बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन हो रखा है। तो वहां पर उनका मानना है कि अब पर्सन का क्योंकि ये बायोलॉजिकल फीचर्स है तो वो डेविएंट बिहेवियर में इन्वॉल्व होगा, और उसको सोसाइटी से बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिमिनल्स को सोसाइटी से कंप्लीटली रिमूव करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका रिहेबिलिटेशन का कोई स्कोप नहीं है, इनको हम सुधार नहीं सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिमिनल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हुटन उन्होंने बताया कि जनरली जो क्रिमिनल्स होते हैं वो शादीशुदा नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी मैरिटल लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है, और अगर वो शादीशुदा होते भी हैं तो ज्यादातर क्या होता है, वो डाइवोर्सी होते हैं, है ना, उनका मैरिटल स्टेटस जो उनका मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं चलता है। सेकंड उन्होंने क्या बताया कि क्रिमिनल्स के बॉडी पर आपको टैटू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर उन्होंने और क्या बातें बताई कि जो उनका बियर्ड होता है, जो दाढ़ी के बाल होते हैं वो थिन होते हैं, बॉडी हेयर भी थिन होती है, और जनरली उनके जो हेयर्स होते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने बोला अगर आपके आई कलर जो है वो जनरली क्या होता है, ब्लू ग्रे कलर होता है या मिक्स्ड कलर आईज होती हैं, तो वो क्रिमिनल्स होते हैं। और डार्क और ब्लू आईज है तो वो लेस मतलब वो लोग क्रिमिनल बिहेवियर को नहीं शो करते हैं। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके आपको ब्लू ग्रे और मिक्स कलर आइज देखने को मिलेगा। इसके अलावा उनके लो स्लोपिंग फोरहेड्स होते हैं। लो स्लोपिंग फोरहेड मतलब आप निंडरथिल मेंस को देखेंगे, अगर जो अर्ली मैन होते थे उनके जो फोरहेड होता था वो स्लोपिंग, लो स्लोपिंग जैसा दिखता था, है ना। तो वो जो क्रिमिनल्स है इनका जो फोरहेड है वो लो स्लोपिंग है, और हाई नेजल ब्रिजेस होते हैं, मतलब नाक की जो हड्डी होती है थोड़ी ऊंची सी होती है, एंड उनके थिन लिप्स होते हैं।
इसके अलावा क्रिमिनल्स में रोल्ड हेलिक्स हमें देखने को मिलेगा, ईयर्स, जो क्रिमिनल के जो कान होते हैं वो हमको वो थोड़े से ना मुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिमिनल्स के जो कि हुटन ने बताया। इसके बाद हम बात करते हैं मेजर पब्लिकेशंस की, जो हुटन ने मेजर पब्लिकेशंस बताए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये मैंने सीरियल वाइज ही इसको ईयर ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से इसको अरेंज किया है। 1916 के अंदर उन्होंने जो पब्लिश करी है वो है द रिलेशन ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी टू मेडिकल साइंस। 1931 में इन्होंने पब्लिश करी अप फ्रॉम द एप। 1937 में ही पब्लिश्ड एप्स मैन एंड मोरॉन्स। 1939 के अंदर इन्होंने दो पब्लिकेशन करी। तो पहली पब्लिकेशन थी द अमेरिकन क्रिमिनल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी, एंड दूसरी जो उन्होंने करी द ट्विलाइट ऑफ मैन। 1940 में इन्होंने करा अ सर्वे इन सीटिंग, एंड 1941 में इन्होंने लिखा वाई मैन बिहेव्स लाइक एप्स एंड वाइस वर्सा और बॉडी एंड बिहेवियर। ठीक है, ये बुक थी। एंड 1942 के अंदर जो इनकी मेजर पब्लिकेशन थी वो है मेंस पुअर रिलेशंस। ठीक है, तो ये इनके सारे मेजर वर्क्स हैं। इसके अलावा भी इन्होंने काफी सारे काम किए हैं, लेकिन ये जो है वो मेजर वर्क्स हैं इनके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।